नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है। दमदार 10 में बात हो रही है पश्चिम बंगाल की और सेकंड फेज के दंगल की। फर्स्ट फेज की बंगाल की पब्लिक की बम्पर वोटिंग का असर क्या इस दूसरे चरण में दिखाई देगा? ये ट्रेंड सेकंड फेज में भी देखने को मिलेगा क्या? जनता ने सेकंड फेज में भी रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग का मन बना लिया है? कुछ आंकड़े ऐसे हैं जो ये बताते हैं सेकंड फेज में ममता बनर्जी की टीएमसी बहुत मजबूत है, लेकिन बीजेपी ने भी दूसरे चरण के लिए अपनी कमर कस ली है। दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को 142 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और बंगाल की जनता ये तय कर देगी कि सत्ता में ममता की वापसी होगी या इस बार परिवर्तन होने जा रहा है। पिछली बार इन 142 सीटों पर ममता बनर्जी को सिर्फ सीएम की कुर्सी तक ही उन्होंने नहीं पहुंचाया था। 142 में से टीएमसी को 123 सीट मिली थी और बीजेपी को मात्र 18 सीट से संतोष करना पड़ा। ऐसे में दूसरा चरण टीएमसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर टीएमसी पिछली बार की तरह यहां पर परफॉर्म करती है तो ममता बनर्जी को सीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता और बीजेपी को फिर इंतजार करना पड़ सकता है। बंगाल में दूसरे फेज की बारी है और इसके लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। 2021 के विधानसभा चुनाव में दूसरे फेज की 142 सीटों पर बीजेपी पिछड़ गई थी और पिछड़ना एक छोटा शब्द होगा, बहुत पिछड़ गई थी। लेकिन इस बार पार्टी पूरी ताकत के साथ मैदान में है। गृह मंत्री अमित शाह खुद कैंपेन की कमान संभाले हुए हैं। अमित शाह अब से थोड़ी देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। इससे पहले अमित शाह ने टीएमसी को भी एक डायरेक्ट मैसेज दिया। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पहले चरण में दीदी के गुंडे घर से बाहर नहीं निकले। मैंने उन गुंडों से कहा है दूसरे चरण में भी बाहर मत निकलना, वरना मैं तुम्हें उल्टा लटका कर सीधा कर दूंगा। तो ये जो ट्वीट है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं और जो बयान है वो भी हम आपको दिखाते हैं। मैं दीदी के गुंडों को कहकर जाता हूं, 29 तारीख को घर के बाहर मत निकलना। 29 तारीख को आरामबाग वालों को परेशानी की तो 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। पहले चरण में दीदी के कोई गुंडे का हिम्मत नहीं हुआ कि बंगाल के मतदाताओं को उंगली भी उड़ा कर देख ले। जिस मात्रा में 80% से ज्यादा मतदान, वो बताता है कि पहले चरण में दीदी का सुपड़ा साफ होने वाला है भाई। अब जिस भाषा में अभिषेक बनर्जी धमकाते हैं उससे ज्यादा कड़ी भाषा में अमित शाह ने मंच से उन्हें डायरेक्ट जवाब दिया। सेकंड फेज में पश्चिम बंगाल में बड़ी दिलचस्प लड़ाई देखने को मिलेगी। अगर 2021 विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो बीजेपी के पास 142 में से सिर्फ 12.67% सीट है, जबकि टीएमसी के पास मेजर चंक है, 86.61% सीट उनके पास है। यानी कि टीएमसी का ये सेकंड फेज में अपर हैंड तो साफ दिखाई दे रहा है और अगर टीएमसी अपना वोट बैंक इंटैक्ट रख पाती है तो बीजेपी के लिए ये फेज बहुत मुश्किल होने जा रहा है। सेकंड फेज में अगर रीजन वाइज भी बात करें तो 2 रीजन आते हैं, साउथ बंगाल और ग्रेटर कोलकाता। साउथ बंगाल की टोटल 107 सीट है, जिनमें से 18 पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि 89 सीट टीएमसी के पास है। ग्रेटर कोलकाता की बात करें तो टीएमसी यहां बहुत मजबूत है। 35 सीटों में से 34 सीट तो टीएमसी के विधायक पर ही यहां पर जीते हैं, जबकि अन्य के खाते में केवल 1 सीट गई है। यहां बीजेपी का पिछली बार खाता तक नहीं खुल पाया था, इसलिए आपने दूसरे चरण के इस इलेक्शन कैंपेन में आज की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नौका विहार करते हुए देखा और गंगा नदी में, कोलकाता रीजन में, हुगली में ये करते हुए देखा, क्योंकि वो भी जान रहे हैं कि ये वो क्षेत्र है जो बीजेपी के लिए मुश्किल है और टीएमसी के लिए सबसे बड़ी ताकत है। पहले तो उस पर बात हो जाए आलोक जी, जो अमित शाह ने कहा। देखिए, मैंने इसके पहले भी हम चर्चा में कह चुके हैं, लोगों को लगे कि सेकंड फेज में भी वो गुंडागिर्दी और इवन उसके बाद वायलेंस जो 5 तारीख का संदेश दे रहे हैं, वो इस बात का है कि इस बार आप पहले की तरह से लोगों घरों को जला नहीं पाएंगे। पिछली बार जहाँ जहाँ ऐसी घटनाएं की गई थी असामाजिक तत्वों की तरफ से, बाहर के बिगाड़ने के लिए चुनाव का माहौल भी, इस दृष्टि से इस बार वो जो कॉन्फिडेंस दिलाने की बात है कि इस बार एक तो गुंडे न निकले और
पूरा फोकस इन्होंने पहले भी सेकंड, ऐसा तो नहीं कि आज मालूम हुआ है कि सेकंड फेज में हमारे लिए चुनौती है। पिछले चुनाव के बाद से ही अमित शाह मोदी का जो अपना एक नेटवर्क काम करने का स्टाइल है, उसमें रहता है कि हम सेकंड फेज के लिए क्या करना है हमको। प्रधानमंत्री का प्रोग्राम ऐसा नहीं कि आज उन्होंने नौका विहार पर जाएंगे और वहां पर वही बात करेंगे। तैयारी जाहिर है बहुत पहले से की उसकी गई, हाँ। तैयारी करके रखी, इसलिए- लेकिन दूसरा फेज सर बहुत मुश्किल है अजीत जी, ये इतना मुश्किल है दूसरा फेज। पहला चरण तो अगर मान लीजिए शतक लगा भी लिया तो दूसरे फेज से भी आपको 18 से बहुत आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा। देखिए, पहला चरण था, पहले चरण में भी पिछली बार क्या बीजेपी ने पहले चरण में 59 सीटें थी बीजेपी के पास, और उतनी बड़ी लहर ममता बनर्जी के होने के बावजूद वो भी शतक नहीं लगा पाएंगी। 92 ही सीट्स थी उनके पास, और वो मिक्स्ड आबादी का इलाका भी था। वहाँ मालदा मुर्शिदाबाद छोड़ दें और उत्तरी दिनाजपुर, तो बाकी 16 जिलों में से, और एक बीरभूम छोड़ दें, तो इन 4 जिलों को छोड़ दें तो बाकी 12 जिलों में हिंदू मुस्लिम आबादी लगभग बराबर थी या हिंदू आबादी ज़्यादा थी। तो इसकी वजह से एक मिक्स्ड रिजल्ट भी आया था। और उत्तर बंगाल के 8 जिलों में तो बीजेपी ने 30 सीटें जीत ली थी, 59 में से 30 सीटें उधर ही थी। बाकी जो साउथ बंगाल की जो 3 बड़ी जिले थे, वहां से कम सीटें थी बीजेपी को। फिर जंगल महल में बीजेपी को 16 सीटें मिली थी, जो जंगल महल की 40 सीटों में से। इस फेज में जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वो मैं बता देती हूँ, फिर ये चर्चा और ज्यादा दर्शकों को समझ आएगी। सेकंड फेज में मुस्लिम बहुल सीटों की बात करें, जहां पर टीएमसी ने बहुत अच्छा गेन किया। 50 से 70% मुस्लिम आबादी वाली 11 सीटें ऐसी हैं जिसमें 10 सीट पर टीएमसी पहले से ही अपना विधायक रखे हुए हैं, अन्य के खाते में 1 सीट है, जबकि बीजेपी का यहां खाता भी नहीं खुल पाया था। 40 से 50% मुसलमान आबादी वाली 11 सीटें हैं, जिनमें से 11 की 11 ममता बनर्जी के पास है, यहां पर भी बीजेपी 0 है। 30 से 40% मुस्लिम आबादी वाले सेकेंड फेज में 23 सीटें हैं, और यहां भी 23 की 23 सीटें टीएमसी के पास है। 20 से 30% मुस्लिम आबादी जिन सीटों पर है, ऐसी 37 सीटें भी 37 सीटों में से भी 33 टीएमसी के पास है, 4 बीजेपी के खाते में गई। तो आप यहां पर देखें कि मुस्लिम आबादी जहां पे 30% है, वहां पर भी टीएमसी की सीटें ज्यादा हैं। तो इस सेकेंड फेज को बीजेपी कैसे लड़ेगी? देखिए, अब आप ये बताइए, जो 10 से 20% जहां आबादी है, वहां भी 23 सीटें टीएमसी की है। बिल्कुल ठीक, 27 सीटें हैं, उनमें से 23 सीटें टीएमसी के जहां अधिकतम 20% मुस्लिम आबादी है, वहां भी 4 ही सीट बीजेपी को मिली है। तो इसका ये मतलब रहा है, पिछली बार तक जो हम लोग बार बार चर्चा करते रहे कि हिंदू वोट भी बड़ी मात्रा में मिलता था तृणमूल कांग्रेस को। इस बार अभी हम लोगों ने देखा कि शुभेंदु अधिकारी दावा कर रहे हैं कि 85% हिंदू वोट जो है वो राम को चला गया। अगर 85% गया है, हम तो कह रहे हैं कि अगर 70% चला गया तो बीजेपी जीत जाएगी, उसको मैसिव मैंडेट आएगा। अगर 70% भी चला गया, 100 में से 70 हिंदू ने भी दे दिया, वो कह रहे हैं कि 85 दे रहे हैं। अगर 85 दे रहे हैं और उनका कहना है 95 मुसलमान उधर दे रहे हैं, तो अगर ये डिवीजन है कि तो 85 हिंदू दे रहे हैं, तब तो फिर कोई लड़ाई ही नहीं होगी, फिर तो बीजेपी क्लीन स्वीप कर तो जाएगी। हिंदू फेज वाली सीटें भी बता देती हूं सर। हाँ बताइए, अभी उसमें भी देख लेते हैं। सेकंड फेज में हिंदू बहुल सीटें जो है 90% से ज्यादा हिंदू आबादी वाली 33 सीटें हैं, जिनमें 10 सीट पर अभी बीजेपी का कब्जा है। 33 में से 10, 23 अभी भी टीएमसी के पास है। 80 से 90% हिंदू आबादी वाली 27 सीटें हैं, जिस पर 4 पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि 23 सीट पर बीजेपी के माफ कीजिए ममता बनर्जी के एमएलए हैं। 60 से 80% हिंदू आबादी वाली सीटों की बात करें तो ऐसी 65 सीटें हैं, जिसमें से सिर्फ 4 बीजेपी के पास है और 61 सीट टीएमसी के पास है। अब 50 से 60% हिंदू आबादी वाली 6 सीटों की बात करें तो इनमें भी 6 की 6 सीट टीएमसी के पास है। तो आलोक जी, सच्चाई तो ये है कि जहां पर हिंदू आबादी ज्यादा, वहां पर भी टीएमसी की ताकत ज्यादा पहले थी, लेकिन क्या इस बार ऐसी होगी? जब आपने पूरा माहौल ऐसा बना लिया कि हम सिर्फ मुस्लिम वोट के लिए कर रहे हैं, और मुस्लिम वोट में भी देखिए इस बार मुस्लिम वोट कट रहा है ना। दोनों बातें होंगी, जहाँ जहाँ हो सकता है। इसमें यदि डिटेल्स में आप देखेंगे, दूसरा भी जो मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं, वहाँ पर ममता का यदि वोट कम होता है और हिंदू का वोट इधर बढ़ता है, तो उसका फ़ायदा तो बीजेपी को मिलेगा। जहाँ इस बार ज़्यादा बहुल जो आपने जहाँ दिखाया कि साहब पहले 23 मिल गई थी, और वहाँ भी आज जहाँ 70-80% हिंदू है, वो बड़े पैमाने पर इस बार बीजेपी को मिलने वाला है। ये मेरा मानना है। असहमत हो सकते हैं, अभी फैसला तो 4 तारीख को आएगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप से इस बार वो पूरी ताकत, चुके जब आपने हिंदू मुस्लिम वर्सेस कर दिया, ममता बनर्जी ने, कांग्रेस ने, हुमायूं जितने। मैं सिर्फ इसमें एक मिसाल जोड़ती हूँ, महुआ मोइत्रा हैं, वो कृष्णा नगर से आती हैं, वो साफ ये कहती हैं कि मैंने जिन योजनाओं का फायदा मुसलमानों को दिया, वहां से तो एक मुश्त वोट मुझे मिला, लेकिन मधुआ समाज से मुझे नहीं मिला।
सीधा सीधा जो है वो टारगेट मतुआ समाज की महिलाओं को भी कर देती हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उन रीजन्स पे भी जहां पर हिंदू बहुलता में है? देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। देवेंद्र, पहले तो फर्स्ट फेज का जो वोटिंग ट्रेंड है उससे क्या एनालिसिस कर रही है बीजेपी? और कल जो वोटिंग हुआ उसके बाद पार्टी के अलग अलग लोग जिन विधानसभा क्षेत्रों में लगे हुए थे उनमें जब फीडबैक लिया गया, पार्टी का जो अपना सिस्टम होता है फीडबैक लेने का कि कितने उनके सारे वोटर्स थे, कितने वोट कास्ट हुए, तो उस हिसाब से पार्टी ये मानकर चल रही है कि 105 के आसपास, मतलब वर्स्ट टू वर्स्ट 95 जाएगा, अन्यथा 105 के आसपास सीट, मतलब जो ब्रैकेट है 95 टू 105 पहले फेज में, यानी कि पहले जो 152 सीटों पे पहले फेज में बंगाल में चुनाव हुए हैं उनमें कम से कम बीजेपी मानकर चल रही है कि 95 से 105 सीटें बीजेपी को हासिल होगी। ये आंकड़ा थोड़ा सा इससे ऊपर भी जा सकता है। तो ये समझा जा सकता है कि पार्टी का अपना फीडबैक किस प्रकार से बीजेपी को उत्साहित करने वाला है। और उसमें एक चीज होता है कि दावा करना, दूसरी चीज होती है कि पार्टी के सिस्टम में जो लोग चुनाव में लगे हुए हैं उनके अंदर किस प्रकार का कॉन्फिडेंस है। तो उसमें मीनाक्षी, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो कॉन्फिडेंस बहुत अपबीट मोड में नजर आ रहा है बीजेपी का। जिस प्रकार की उम्मीद उनको थी पहले फेज से, अभी अपना इनका फीडबैक जो है वो उसके हिसाब से ये बहुत ज्यादा संतुष्ट नजर आ रहे हैं। तो आपसे थोड़ी देर बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी गृहमंत्री अमित शाह की, तो ये कॉन्फिडेंस आपको उसमें नजर आएगा। चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है, इससे मेरे पास बहुत सारे सवाल है। मैं जल्दी उन तमाम सवालों का जवाब देवेंद्र आपसे ले लेती हूँ। क्या ये 70-30 वाला चुनाव है? क्या हिंदू कंसोलिडेशन हुआ है? और देखिए, बीजेपी के लिए ये बहुत जरूरी था। बीजेपी ने अपना जो वोट परसेंटेज का टारगेट रखा था ओवरऑल दोनों फेज में मिला के, वो उसको ये रखा था कि 48 से 50% का चुनाव उसको बनाना होगा। और ये तब बीजेपी करना चाह रही थी जब उसे पता है कि 27 से 30% लगभग मुस्लिम वोटर्स हैं। और उस कंडीशन में अगर 48 से 50% का एक वोटिंग परसेंटेज ओवरऑल ब्रैकेट बीजेपी सोच रही थी, तो ये बहुत जरूरी था कि जो हिंदू वोटर यहाँ पे हैं उनमें 70 से 80% तक बीजेपी को वोट करें। कल के पहले फेज के वोटिंग के बाद बीजेपी का अपना जो फीडबैक है उसमें ये उनको लग रहा है कि 75 से 80% यानी कि 70% प्लस ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी को हिंदू वोटर्स मिला है। उसमें शहरी और ग्रामीण का जो एक बैरियर रहता है बीजेपी के हिसाब से वो भी बैरियर टूट गया है। और दूसरी चीज की महिला वोटर्स को लेकर, खासतौर पे ग्रामीण इलाकों में महिला वोटर्स क्या सोचेंगे या शहरी इलाकों में महिला वोटर्स क्या सोचिए, उसमें भी एक जो ब्रैकेट की बात कही जाती थी वो भी टूटा हुआ है। इस बार वो भी बैरियर टूटा हुआ है। और बीजेपी ये मान के चल रही है कि हिंदू वोटर्स के हिसाब से उसको हर कंस्टिट्यूंसी में ज्यादातर कंस्टिट्यूंसी में, मालदा मुर्शिदाबाद के बहुत सारे पॉकेट्स अगर हैं, लगभग 32 से 34 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी बहुत अच्छा नहीं करेगी। लेकिन इसके अलावा ज्यादातर सीटों पे उसे 70% प्लस हिंदू वोटर्स मिला है। और उस लिहाज से बीजेपी पहले फेज में मानकर चल रही है कि 105 तक सीटें उसकी मिनिमम, मतलब 95 से 105 के बीच में मिनिमम जाएगा और इससे कुछ बढ़ सकता है। जो क्षेत्र बीजेपी के ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग होल्ड वाले थे, जिसमें आप दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी या झारग्राम में भी, जहां पर हिंदू वोटर्स की आबादी ज्यादा है लेकिन बीजेपी ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, इस बार बीजेपी क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि यहां पर बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत उनके आंकड़े को बेहतर कर रहा है? बिल्कुल, और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये मान रहे हैं कि परिवर्तन वाली जो लाइन है, पिछली बार क्योंकि बंगाली वर्सेस बाहरी चल गया तो उसमें हिंदू वोटर्स में भी बीजेपी ज्यादा अच्छा नहीं कर पाई थी। इस बार क्योंकि जैसे बार बार मैं कह रहा हूं कि अगर 48% ओवरऑल वोट लाना है बीजेपी को, तो उसके लिए जरूरी था कि हिंदू 70 से 80% तक जाएं। और बीजेपी ये मानकर चल रही है कि परिवर्तन वाली लाइन इस बार ज्यादा चटक चली है। ग्राउंड पे ये नैरेटिव ज्यादा गया है बनिस्पत ममता बनर्जी जो नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रही थी। और टीएमसी सोर्सेज से भी अगर आप बात करें तो उस प्रकार का कॉन्फिडेंस वहां नजर नहीं आ रहा। वो ये जरूर मान रहे हैं कि पहले फेज में बीजेपी को थोड़ा एडवांटेज है, लेकिन वो बड़े गैप की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब ये कि ग्राफ वो भी मान रहे हैं कि बीजेपी अच्छा कर रही है पहले फेज में, सेकंड फेज में उनके दावे ज्यादा हैं। लेकिन इसमें एक मीनाक्षी फर्क ये पड़ता है कि बंगाल में एक बड़ा हिस्सा वोटर्स का वो था जो ये फ्लोटिंग वोटर्स जिसे कहते हैं, वो सत्ता के साथ ही जाना चाह रहा था। और उस कंडीशन में पहले फेज के वोटिंग के बाद वैसे वोटर्स के अंदर बीजेपी अब ये मैसेज देने में ज्यादा आक्रामक नजर आएगी कि बीजेपी की सरकार आ रही है और ऐसे में जो फ्लोटिंग वोटर्स हैं उनको अपने पाले में खींचे। क्योंकि हम सभी
जानते हैं कि बंगाल पॉलिटिकल वायलेंस के लिए जाना जाता है, उस कंडीशन में फ्लोटिंग वोटर्स ये रिस्क नहीं लेते थे। इस बार बीजेपी पहले फेज के बाद अब ये मैसेज ज्यादा ये दे रही है कि एक तो पोल शांतिपूर्वक हुआ और दूसरी चीज की बीजेपी सरकार में आ रही है ताकि फ्लोटिंग वोटर्स भी उनके पास जाए। तो कुल मिलाकर मूड के हिसाब से अगर बात करें तो पहले फेज के बाद बीजेपी बहुत अपबीट मोड में नजर आ रही है। हालांकि ये टास्क अपने आप में बड़ा इस लिहाज से होगा कि जैसा कि मैंने कहा कि मालदा, मुर्शिदाबाद, इन सब पॉकेट्स को मिला लेकर 32-34 विधानसभा सीटें ऐसी है जिसमें बीजेपी सोच भी नहीं रही है, और उस हिसाब से 294 में से लगभग 214 सीटें ऐसी है जिनमें बीजेपी बहुत मजबूती के साथ मुकाबले को लड़ रही है, और उन 214 में से मेजॉरिटी को लाना अपने आप में एक डिफिकल्ट टास्क है। लेकिन पहले फेज के वोटिंग के बाद बीजेपी बहुत उत्साहित है, खासतौर पर तब जब दिख रहा है कि 70 से 80% वोट, हिंदू वोट उनके पक्ष में गया है। ये बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं देवेंद्र, क्योंकि 75 से 80 सीटें तो इन 294 विधानसभाओं में ऐसी है कि जहां पर बीजेपी के पास अपना संगठन और अपना काडर मजबूत नहीं है, इसलिए लड़ाई तो वो असली 215 से 220 सीटों पर ही लड़ रही है। देवेंद्र, एसआईआर का कितना इम्पैक्ट इस पहले फेज के चुनाव में दिखाई दिया, क्योंकि जो डिलीशन हुए हैं उसके बाद भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, तो शुद्धिकरण ने एक तो काम किया जो यहाँ स्टूडियो में भी चर्चा चल रही थी, और मैं कुछ सेफोलॉजिस्ट को भी सुन रही थी, उनका कहना यह है कि जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, बीजेपी का अपसर्ज दिखने की संभावना इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ये वोटिंग परसेंटेज केवल हॉरिजॉन्टली ही नहीं, वर्टिकली नहीं, हॉरिजॉन्टली भी रीजन वाइज बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। और उसमें अगर आप देखें जैसे मालदा, मुर्शिदाबाद जैसे मुस्लिम डोमिनेटेड अगर एरिया हैं वहां पे बढ़ोतरी हुई है, तो जो हिंदू बहुल क्षेत्र हैं वहां भी लगभग उसी रूप में बढ़ा है, उसी अनुपात में बढ़ा है। 16 में से अगर 10 जिले ऐसे हों जहां 90% से ज्यादा वोटिंग हुआ है तो अपने आप में वो कहानी बता रहा है। हालांकि वोटिंग परसेंटेज बढ़ने को अगर समझना हो तो 3 रूप में समझना चाहिए। पहले तो जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स थे वो जब कम हुए एसआईआर के बाद, तो अपने आप में पिछली बार भी 82% हुआ था, तो वही परसेंटेज की अगर बात कर लें तो ज्यादा बढ़ा हुआ नजर आएगा क्योंकि कुल वोट की संख्या कम हो गई है। दूसरी चीज की आक्रामकता वोटर्स के अंदर बहुत ज्यादा रही, और जो लोग वोट नहीं देते थे इस बार वो देते रहे। मतलब बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे, तमाम रिपोर्ट भी हमने दिखाई इंडिया टीवी पे कि कैसे ट्रेन से लोग आ रहे हैं, फ्लाइट से लोग आ रहे हैं। कल भी मुझे फ्लाइट में लोग मिले थे जो कि दूसरे फेज के वोटिंग के लिए आ रहे हैं। तो ये अपने आप में ये बता रहा है कि ओवरऑल वोटिंग बढ़ने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। और तीसरी चीज की जब परिवर्तन की बात बहुत ज्यादा चलती है या सत्ता बनाए रखने की बात बहुत ज्यादा चलती है, ये 2 केस ऐसे होते हैं जिसमें अब ज्यादा वोटिंग देखा जाता है। पहले सिर्फ ये नजर आता था कि ज्यादा वोटिंग मतलब परिवर्तन ही, लेकिन कई केसेस में ऐसे दिखे कि अगर सत्ता बनाए भी रखना हो तो भी हाई परसेंटेज जाता है। लेकिन इस बार सत्ता बनाए रखने वाला नैरेटिव कम नजर आ रहा है, परिवर्तन वाला नैरेटिव ज्यादा नजर आ रहा है। वो तो कल जो हम आम वोटर्स की भी राय सुन रहे थे अपने संवाददाताओं के द्वारा, वो भी बदलाव की बात कर तो रहे थे। वो कितना रिफ्लेक्शन अब 4 मई को हमें पता चलेगा। देवेंद्र, आप नजर बनाए रखिए, थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू होने वाली है। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। लेकिन लड़ाई तो अब दूसरे फेज की है सर, दूसरे फेज की ये लड़ाई है, और अभी हम हिंदू वोटर्स की बात कर रहे थे। बीजेपी ये मानकर चल रही है कि पहले फेज में वो कंसोलिडेशन हुआ है, दूसरे फेज में अगर ये कंसोलिडेशन हो जाता है तब तो जहां हिंदू बहुल सीटें हैं वहां पर भी बीजेपी बेहतर परफॉर्म करेगी। वो ग्राफिक्स भी हम इसलिए दर्शकों के सामने रख रहे हैं। आपका अपना एनालिसिस क्या कहता है? देखिए, ये एक तो सबसे हर फेज के बाद, जब पहले 7 फेज में, पिछली बार 8 फेज में चुनाव हुआ था बंगाल में, और कई राज्यों में 4 फेज, 5 फेज, 3 फेज में चुनाव होते थे, तो हर फेज के बाद हर पार्टी दावा करती है क्योंकि उसको अगले फेज के लिए नैरेटिव सेट करना होता है। और हम लोग बार बार आपके साथ भी बातचीत में ये कहते रहे हैं कि अगर भय निकाल दी बीजेपी, कि हम एक भय निकल जाए कि आप जाकर वोट डालिए, और विश्वास पैदा हो जाए कि हार सकती है और हम सरकार बना रहे हैं, तो उसका वोटर निकलेगा, खुल करके जाकर के वोट देगा। तो ये उसका एक पार्ट है, उसका भी पार्ट है। और कंसोलिडेशन इस मामले में फर्स्ट फेज के बाद बीजेपी कह के इसलिए भी यकीन दिला सकती है क्योंकि ये उसका स्ट्रांग होल्ड वाला क्षेत्र था। इसमें 3-4 जिलों को, 4 जिलों को छोड़ दें तो बाकी जगह उसके स्ट्रांग होल्ड जिले थे तमाम, तो वो कर सकती थी। जो दूसरा फेज है, अब जैसे उसमें आप जाइएगा तो ये नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, या वर्धमान का एक इलाका, या फिर प्रेसिडेंसी का इलाका जो ग्रेटर कोलकाता हम लोग जिसको कह रहे हैं, इस इलाके में ममता बनर्जी का बहुत मजबूत संगठन भी है। भारतीय जनता पार्टी अब इस इलाके में ये नैरेटिव लेकर के जाना चाहती है कि हम जीत रहे हैं, तो जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, तो अब आप हमारे साथ हो लीजिए, चलती हुई ट्रेन है, ट्रेन हमारी खुल गई है, उस बोगी में चढ़ जाइए। तो ये एक मैसेज बनाना है। वह चलती हुई ट्रेन है, अब बोगी में दूसरे फेज में भी मतदाता चढ़ेगा, मोदी का चांस कितना हाई आपको दिखाई देता है? मैं कल अपने यहाँ प्रोग्राम खत्म होने के बाद सौरभ से बता रहा था, एक उनका मैसेज आया था,
पब्लिक सेक्टर के रिटायर्ड अधिकारी है, उन्होंने मत भेजा कि उनके काम करने वाले जी हिंदू मोदी के लिए वोट देने के लिए 16,000 रुपए का टिकट, उसने कहा चाहे बाद में मेरा काट लीजिएगा तनख्वाह में से 16,000 का टिकट हाँ, लेके मेरा गए। मैसेज है, मैं आपको इसके बाद दिखा सकता हूँ, क्योंकि 16,000 का टिकट लेकर वो गई है खाली वोट डालने के लिए, काम करने वाले घर। आप इसे अंदाज लगाइए, जो ट्रेन से गए सो गए, जैसे अभी इन्होंने जिक्र किया तो मुझे अचानक फिर याद आया, और मैंने कल शाम को वैसे ही जब तक पूरा हमारा खत्म हो गया था, तो मेरा ये मानना है कि ऐसा नहीं है कि जो बाहर से जा रहा है वो खाली। दूसरा एक और महत्वपूर्ण बात है जो पहले भी कहना चाहता था, 8 चरण की बात करें, इस बार यही तो चक्कर है। आप पहले क्या होता था, कई राज्यों में ऐसा हुआ है, जब आपने यहाँ का गया दूसरी जगह जाके पहुँच गया उसका वर्कर, टीएमसी के जो लोग, गुंडा जो एलिमेंट होता था, वो दूसरे चुनाव उन चरणों में जाकर के लोगों को वोट डालने में प्रभावित करते थे। यहाँ ब्रीदिंग स्पेस 2 चरणों में ब्रीदिंग स्पेस उनके लिए नहीं दिया गया, और सुरक्षा का पूरा इंतजाम करने से जो ज़्यादा वोटिंग होगा, अब 50 सीट में मैं 95, मान लीजिए हमारे लोग कह रहे हैं कि साहब इतनी नहीं आएगी, 100 के आसपास 95 यदि यहाँ पर और यहाँ पर 50 सीटें लाते हैं तो 150 के आसपास आ जाती है। यदि 140-150 यदि आ जाती है तो बीजेपी के लिए, देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप एकदम लहर हो गई कि खाली बीजेपी है, टीएमसी साफ है, ये कोई भी कहेगा वो मूर्खतापूर्ण बात होगी, लेकिन यदि आप 150 सीटें ले आते तो सत्ता से तो हटा रहे ना आप। बिल्कुल ठीक बात। यही आर्गुमेंट मेरा मानना है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ममता जी मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा, मुर्शिदाबाद में, मालदा तो गनी खां चौधरी के समय से मिलता रहा है। जो ब्रेक में हम चर्चा कर रहे थे, मैं दर्शकों तक भी वो बात पहुंचा दूं। फलौदी सट्टा बाजार जिसका अनुमान 95% तक ठीक रहता है, हालांकि मैं इसे कहीं ये कोट करते हुए नहीं कह रही हूँ कि वो सही साबित होंगे, लेकिन वो जो सट्टा बाजार है वो भी कह रहा है कि 170 तक बीजेपी और 120 तक टीएमसी जा सकती है, जो कि अभी पहले चरण के मतदान से 2 हफ्ते पहले तक टीएमसी को आगे और बीजेपी को पीछे बता रहा था। तो एक छोटा सा आंकड़ा ये भी मैंने आपके सामने रख दिया। अब दूसरे फेज के का इंतजार करिए। अब से थोड़ी देर में गृह मंत्री अमित शाह भी जो है वो अपना कैलकुलेशन बताने जा रहे हैं। 152 सीटों पर बीजेपी का कैलकुलेशन क्या है, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी।